नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल इस एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की, जो कि हमने पिछली कुछ क्लासों के अंदर भारतीय संविधान निर्माण की कहानी देखी, संविधान सभा का गठन देखा, भारतीय संविधान बन के तैयार कैसे हुआ ये देखा। उसके बाद में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं या ये कहो लक्षण हमने पढ़े। उसके बाद में भारतीय संविधान के स्रोत या विदेशी प्रावधान। उसके बाद में हमने देखा भारतीय संविधान के 22 भाग, जो कि 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में किस तरीके से डिवाइडेशन कर रखा है, कौन से भाग में क्या प्रावधान है, किस प्रावधान को कौन से भाग में रखा। उसके बाद में हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो कि मूल संविधान में 8 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई, 12 हो गई है साथियों। ये हमने देखा। ठीक है, आज उसी क्रम में अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको आप प्रम्बल भी कह सकते हो, आमुख भी कह सकते हो। जैसे कि हम देखते किसी बुक के अंदर सबसे पहले प्राकथन हो जाता है ना, उसी प्रकार से संविधान के अंदर शुरू में एक प्रस्तावना समाहित की जाती है, जो कि प्रस्तावना ये मानो संविधान का सार होती है, जो कि उसकी भूमिका कह सकते हैं। सारगर्भित शब्द उसके अंदर होते हैं, जो कि संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण या ये मानो कि उनके उद्देश्य कि आगे जो संविधान है उसके अंदर किन किन उद्देश्यों को रखा गया, क्या लक्ष्य तय किए गए हैं, उनका सार होता है प्रस्तावना। जो कि आप देखोगे साथियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं जो बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946, जिसमें नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना का रूप लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो उद्देश्य बताए गए थे, कितने, 8 उद्देश्य, 8 ही दिन चर्चा हुई थी। अगले वर्ष 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके आप देखोगे प्रस्तावना का भी आधार बनेगा। इसी से प्रस्तावना का निर्माण होगा, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सार कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। ठीक है ना। आप देखोगे यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके, जो कि द्वितीय वाचन द्वितीय वाचन के अंतिम अंतिम दिन, जो कि कब, 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का ही विस्तृत रूप कह सकते हो। कहने का लो, जो दूसरा वाचन हुआ था भारतीय संविधान का, जिसकी अंतिम बैठक थी कब, 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ध्यान देना। और इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, संविधान सभा के द्वारा। कब किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। तो ध्यान रखना, 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को इसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जबकि लागू 26 जनवरी 1950। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ये रूप होता है आगे चल के। इसीलिए तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है।
कई बार आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि इसका निर्माण उद्देश्य प्रस्ताव से ही हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके प्रस्तावना का रूप लेगा, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं के जो दृष्टिकोण थे आगे के, उसको उद्देश्य के रूप में समाहित किया गया था। जो कि आप देखोगे किसी भी संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, जो उसकी भूमिका सार कह दो, समरी कह दो एक प्रकार से। तो भारत ने भी अपने संविधान के अंदर एक प्रस्तावना को शुरू में समाहित किया था, जो कि सबसे पहले विश्व के अंदर अमेरिका देश में देखा गया कि वहां पर शुरू में संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना बनाई गई थी। तो इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार या स्रोत क्या है? अमेरिका। कहां से ली? अमेरिका से। कहां से ग्रहण की, कहां से चुराई? अमेरिका से। ध्यान रखना, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कौन है? अमेरिका। अमेरिका का संविधान है, ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को समाहित किया गया था और भारत ने वहीं से ग्रहण करते हुए भारत के संविधान में भी ये मानो भारतीयों ने, संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले प्रस्तावना को समाहित किया था। वैसे कहा जाता है कि भाषा हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि विचार कहाँ से है? अमेरिका से। जबकि हम भारत के लोग, ऐसी शब्दावली है ना, वो कहा जाता है आयरलैंड से भी ली गई है। कई बुकों में आपको आयरलैंड भी मिलेगा। भाषा ऑस्ट्रेलिया। सीधे पूछे प्रस्तावना कहाँ से, तो अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा प्रस्तावना का स्रोत। ग्रहण कहाँ से की, ली कहाँ से गई थी, चुराई कहाँ से गई थी, तो याद रखना अमेरिका से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है साथियों। उसके बाद में प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में आप देखोगे जो कि प्रस्तावना के अंदर आप देखोगे मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे। 85 शब्द माने जाते हैं मूल प्रस्तावना में। साथियों, समझ में तो आ रहा है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखा जाता है कि प्रस्तावना में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। ठीक है ना? और ये भी देखा जाता है प्रस्तावना में आई बार पेपर सेटर नया क्वेश्चन बनाने की सोचता है। इसलिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना होगा कि प्रस्तावना से क्या क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो अर्थ को लेकर के, स्रोत को लेकर के, कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, पारित कब हुआ था, ये मानो कि प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार कब किया गया, लागू कब किया गया, स्रोत क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि कहलाती है, आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, सार, हृदय, आप कह सकते हो दार्शनिक भूमि। दार्शनिक है, आधार भूमि कौन होगी? ध्यान रखना, प्रस्तावना। कौन होगी? प्रस्तावना, जिसको आप उद्देशिका भी कह सकते हो, प्रम्बल भी कह सकते हो। तो ध्यान देना साथियों, भारतीय संविधान की आत्मा या सार या हृदय या भूमिका, दार्शनिक आधार भूमि किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, न कि मूल अधिकारों को, न कि मूल कर्तव्यों को, न कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। यहाँ सही उत्तर बनेगा प्रस्तावना। ठीक है साथियों, उसके बाद में आगे देखो, जो कि आप देखोगे मूल संविधान, मूल संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे। गौर करना इस बात पे,
बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि जो मूल संविधान था उसके अंदर जो मूल प्रस्तावना थी उसके अंदर कुल कितने शब्द थे, तो गौर करना 85 शब्द थे। कितने थे? 85। कब? मूल संविधान की मूल प्रस्तावना में। उसके बाद में कहा जाता है कि अब तक प्रस्तावना या उद्देशिका में एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार ही परिवर्तन हुआ है, एक बार ही चेंजिंग हुई है। ये कहो कि प्रस्तावना के साथ अब तक एक बार ही छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि भारतीय संविधान की आत्मा है ना ये, इसलिए इसमें अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। गौर करना साथियों, जो कि अब तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वैसे ये वाद और न्याय योग्य नहीं है साथियों, ये भी ध्यान देना। जो कि एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन या परिवर्तन हुआ है, और वो भी कब? ध्यान देना, 42वें संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा तीन नए शब्द क्रम से जोड़े गए थे। गौर करना, जो कि आप देखोगे क्रम से, कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रस्तावना या उद्देशिका का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे बनता रहे वह क्रम को लेकर के, शब्दों का जो क्रम है ना उनको लेकर के, चाहे आप कहोगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को लेकर के, चाहे आप कहोगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को लेकर के, चाहे आप कहोगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य को लेकर के। तो कहने का मतलब यही है कि इसका क्रम याद होना चाहिए। साथियों, हम बचपन से देखते आ रहे हैं छोटी क्लासों से कि जो हमारी बुक है ना उसके पीछे बैक पेज के ऊपर आपने देखा होगा उद्देशिका या प्रस्तावना छपी हुई होती है, या फिर मूल कर्तव्य या फिर प्रतिज्ञा। लेकिन उस समय हमने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अब वह प्रस्तावना हमें विस्तार से पढ़नी होगी। एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, क्रम से शब्दों का भी पता होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये क्रम भी पता होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये क्रम भी पता होना चाहिए। वहीं आप देखोगे कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये क्रम भी पता होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, बंधुत्व कह दो, भ्रातृत्व कह दो, भाईचारा कह दो, ये शब्द जरूर आपको क्रम से याद होने चाहिए साथियों। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 3 नए शब्द क्रम से जोड़े गए। कौन कौन से? ध्यान देना। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, वहीं नंबर 3 अखंडता। ये 3 शब्द आपको जरूर तैयार होने चाहिए साथियों। यहाँ पर गौर करना, पंथ निरपेक्ष शब्द है, न कि पंथ निरपेक्षता, न कि धर्म निरपेक्ष। यहाँ केवल क्या? पंथ निरपेक्ष है, जो कि आप देख सकते हो सपा, SPA, इस तरीके से भी ट्रिक के द्वारा तैयार कर सकते हो। जो कि हमने देखा कि अब तक एक बार, केवल एक बार, अब तक 2024 तक हम कह सकते हैं एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है,
परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुई है साथियों। ठीक है ना। अब तो उसके बाद में देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 को प्रभावी होगा। जबकि हम बार बार देखते हैं 1976 ये सही नहीं है, प्रभावी है ना, वो 3 जनवरी 1977 को होगा। 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसे इंदिरा संशोधन भी कहा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और कहा जाता है कि भारतीय संविधान में 59 संशोधन किए गए थे, इसलिए सबसे बड़ा, विस्तृत और लंबा संविधान संशोधन कहलाता है। विवादास्पद भी कह सकते हो, आलोचित भी कह सकते हो। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। उसी के द्वारा आप देखोगे इसकी धारा 2, ये चीज नोट करना साथियों। धारा कौन सी? 2। याद रखना, पहली धारा में तो उसकी परिभाषा होती है, उसकी भूमिका होती है संविधान संशोधन की। उसके बाद में धारा 2, 3, 4, 5 ऐसे संविधान में क्रम से बढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले प्रस्तावना है ना, तो प्रस्तावना में ही धारा 2 के द्वारा परिवर्तन होगा। अब आगे जैसे अनुच्छेदों में 1, 2, 3, 4 जैसे अनुच्छेद बढ़ते जाएंगे, अगर उनमें परिवर्तन हो रहा है तो धाराएं भी बढ़ती जाएगी क्रम से, धाराएं भी क्रम से बढ़ती जाएगी। ये बात भी नोट कर लेना। तो क्या धारा 2 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे क्रम से। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। कौन सा? पहला तो है समाजवादी, दूसरा है प्रांत निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता, जो कि सपा के माध्यम से ऐसे तो बन जाएगा समाजवादी, पी से बन जाएगा प्रांत निरपेक्ष और ए से बन जाएगा अखंडता। ऐसे भी आप तैयार कर सकते हो साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही एक बात और बता देता हूं, प्रस्तावना में संघीय शब्द और संसदीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संघीय शब्द और संसदीय, गौर कर लेना, संघीय और संसदीय। संसदीय, हालांकि भारत में दोनों ही शासन प्रणालियां हैं, जो कि संघीय भी है और संसदीय भी है, लेकिन इन दोनों का ही, संघीय और संसदीय दोनों का ही उल्लेख ध्यान रखना प्रस्तावना में नहीं है। गौर कर लेना इस बात पे। हालांकि आप देखोगे सर क्या ये क्रम से? हाँ, ये दोनों तो क्रम से है, ये आगे चल करके 5वीं पंक्ति में है। ये दोनों तो कंटिन्यू है, लेकिन वैसे कंटिन्यू तीनों ही माने जाएंगे, गौर करना। लेकिन ये दोनों तो आप देखोगे, हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रांत निरपेक्ष, ये दोनों तो कंटिन्यू है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है ना साथियों। ये प्रस्तावना आपको पूरी तैयार करनी होगी, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग परिभाषा दे करके संबोधित किया है, ठीक है ना। उसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 नए शब्द क्रम से जोड़े थे, जबकि ये दोनों ही शब्द नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान देना साथियों, जो कि आप देखोगे प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग याद रखना 2 बार। कितनी बार? 2 बार हुआ है, और शुरू में ही है हम भारत के लोग, भारत को एक, देखो दोनों ही शुरू में है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जितने भी शब्द है उनका प्रयोग एक बार हुआ है। हाँ, में, के, पर, के लिए, और, तथा, इन शब्दों को नहीं गिना जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर करना कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार, 2 बार हुआ है, अन्य सभी एक एक बार। न्याय का 1 बार, स्वतंत्रता का 1 बार, समानता का 1 बार, बंधुत्व का 1 बार, लोकतंत्रात्मक का 1 बार, गणराज्य का 1 बार। तो गौर करना साथियों, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे जो कि प्रस्तावना में 3 न्याय, प्रस्तावना में 3 न्याय क्रम से बताए गए या गिनाए गए हैं। गौर करना, नंबर 1 जो कि आप देखोगे सामाजिक, सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, आर्थिक, और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। ऐसे लिखा हुआ है, सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक न्याय। कहने का मतलब प्रस्तावना में 3 न्याय क्रम से बताए गए या गिनाए गए हैं। कौन कौन से 3? गौर करना साथियों, प्रस्तावना में न्याय क्रम से 3, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये क्रम भी याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। साथियों टॉपिक समझ में तो आ रहा है ना। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, उद्देशिका जिसको कहते हैं, प्रम्बल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। इसमें बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ये कई बार पूछा जाता है। क्रम से शब्द, पहले सामाजिक, सामाजिक क्षेत्र में न्याय, समाज के क्षेत्र में न्याय होगा, किसी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आर्थिक क्षेत्र में न्याय दिया जाएगा, फिर राजनीतिक क्षेत्र में न्याय दिया जाएगा। हाँ, ये टॉपिक आप देख रहे हो किसका है, राजनीति का है, लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना में आप देखोगे राजनीतिक शब्द तीसरे नंबर लास्ट में है न्याय के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही शब्द आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में भी मिलेंगे। ध्यान देना, अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों शब्दों का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये भी नोट करना, कई बार ऐसा तुलना करते हुए क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आगे देखो, उसके बाद में प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं क्रम से बताई गई या गिनाई गई है। गौर करना साथियों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे स्वतंत्रताएं आप देखोगे अनुच्छेद 19 में भी है, जो कि मूल संविधान के समय 7 थी और अब बढ़ कहने कम होकर के कितनी 6, क्योंकि संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई है। अब 19 में कितनी है, मूल अधिकारों में 6, जबकि प्रस्तावना में कितनी दी है, 5 गिनाई गई है स्वतंत्रताएं। गौर करना, जो कि इसके अंदर नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, अलग अलग शब्द है, एक नहीं है साथियों। गौर करना, विचार अलग होता है, अभिव्यक्ति देना अलग बात होती है। नंबर 3 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास। नंबर 4 धर्म, और नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। गौर करना, ये महत्वपूर्ण है, जो कि प्रस्तावना में क्या किया गया है, 5 संख्या भी पूछी जा सकती है। 5 स्वतंत्रताएं क्रम से बताई गई है, स्वतंत्रताएं, और वो भी क्रम से। मैंने कहा ना बार बार, क्रम से तो याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है क्रम से को लेकर के। वहीं आप देखोगे नंबर 1 विचार की स्वतंत्रता, नंबर 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वहीं आप देखोगे विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे, जो कि प्रस्तावना
प्रस्तावना में दो समता या समानता समानता क्रम से गिनाई गई है या दी गई है या बताई गई है, एक ही बात है। गौर करना साथियों, समता कह दो या समानता कह दो, जिसके अंदर सबसे पहले तो है, ध्यान देना, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये पीछे इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्या कि प्रस्तावना में कितनी समता या समानता है। तो गौर करना दो ही है और उनका क्रम से पहले तो आप देखोगे प्रतिष्ठा, सबसे पहले प्रतिष्ठा और दूसरे अवसर की समता या समानता, जो कि मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 16 के अंदर भी अवसर की क्षमता का जिक्र किया गया है, ये भी नोट करना। वहीं आप देखो प्रतिष्ठा पहले ए बाद में, ये क्रम भी याद रखना है। और ये भी क्रम है अपने आप में, क्या, न्याय, स्वतंत्रता और समता। और अगला आएगा बंधुत्व, जो अंतिम अवधारणा है, क्योंकि उसके बाद में तो डेट है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व, बंधुता कह दो या बंधुत्व, भाईचारा, भ्रातृत्व, एक ही बात है। तो कहने का लो ये क्रम जरूर याद कर लेना। अंतिम अवधारणा कौन सी होगी? बंधुत्व होगी, जो कि आप देखोगे व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के बीच सामंजस्य भी बंधुत्व करता है। वहीं आप देखोगे प्रस्तावना भारत की दार्शनिक आधार भूमि है, सार है उसका, ये मानो हृदय है। जैसे कि सुभाष कश्यप ने कहा ना कि प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, चित्र भी वह जो बोलता है, कहानी कहता है, त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग उपमा दे करके पुकारा है। जहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं के.एम. मुंशी की, जिसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है, राशिफल, भाग्यफल कहा है इसको। वहीं ठाकुरदास भार्गव, जिसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण आभूषण कहा है, गद पद से यह मानो सज्जित बताया है। क्योंकि प्रस्तावना साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व की सबसे खूबसूरत प्रस्तावना है। वहीं N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र का है, आईडी प्रूफ, परिचय पत्र। वहीं आप देखोगे अर्नेस्ट बारकर ने इसे संविधान का कुंजी नोट कहा है। वहीं कृष्णा स्वामी अलादियर कृष्णा स्वामी ने तो इसको क्या कहा है, हमारे दीर्घकालीन सपनों का आधार बताया है, दीर्घकालीन सपने कह करके बताया है। क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा देते हैं। गाडविल ने तो इसे, जो पहले प्रारंभ में नंदी नाटकों में नंदी पाठ होता था ना, वो कह करके पुकारा है। क्योंकि संस्कृत में हम देखते हैं कोई भी नाटक होता है उसके शुरू में जो नंदी पाठ होता है, वंदन होता है ना, उस तरीके से बताए, क्योंकि ये प्रारंभ में बताया जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर किन को समाहित किया गया है। क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे प्रस्तावना के तत्वों को लेकर के, ठीक है ना साथियों। तो इनको जरूर नोट करना, बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। न्याय को लेकर के, उसके बाद में स्वतंत्रता को लेकर के, और उसके बाद में समता या समानता को लेकर के, और अंतिम अवधारणा बंधुत्व है। भारत शब्द कितनी बार? 2 बार, जो कि अन्य सभी शब्द एक एक बार होंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे देखो, आप देखोगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो कि तीनों महान क्रांतियां कौन कौन सी? एक तो अमेरिका की क्रांति 1776, जहां से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक प्रकार से प्रयोग किया गया था, वो भारत ने ग्रहण किया।
वहीं आप देखोगे 1789 फ्रांस की क्रांति जहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया गया था। वहीं आप देखोगे 1917 रूस की बोल्शेविक क्रांति जहां से क्या ग्रहण किया गया था, आर्थिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता या समानता की जो बात होती है वो रूस की क्रांति में होती है। ये तीनों चीजें हमें हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक है ना साथियों, इसे भी नोट कर लेना। तीनों क्रांतियों से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया है, कौन कौन से विचार लिए हैं जो हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। वहीं आप देखोगे साथियों जो कि प्रस्तावना में शब्द शब्द जोड़ने शब्द जोड़ने की सिफारिश सिफारिश की गई, लेकिन उनको माना नहीं गया था। गौर करना, सिफारिश की गई थी। सबसे पहले हम देख सकते हैं HV कामत, हरि विष्णु कामत। इसने कहा था कि इसके अंदर ईश्वर ईश्वर शब्द जोड़ो, ईश्वर शब्द जोड़ने की सिफारिश की मांग की थी, लेकिन नहीं जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था ये शब्द। उसके बाद में आप देखोगे नंबर 2 जो कि सिब्बन सिब्बन लाल सक्सेना, सिब्बन लाल सक्सेना, जिसने कहा था महात्मा महात्मा गांधी शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी। ये शब्द जोड़ो, इसको भी नहीं माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में, गौर कर लेना। नंबर 3 जो कि आप देखोगे किसने, रोहिणी रोहिणी कुमार चौधरी, रोहिणी कुमार चौधरी ने क्या कहा, इसके अंदर ईश्वर नहीं देवी शब्द जोड़ो, देवी शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी। वहीं आप देखोगे नंबर 4 ब्रजेश्वर प्रसाद, जिसने कहा कि इसके अंदर पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ो, लेकिन नहीं जोड़ा गया। 42वें के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। वहीं आप देखो ये नंबर 5 जो कि हसरत मोहानी, हसरत मोहानी जिसने भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हसरत मोहानी ने कहा कि इसके अंदर क्या जुड़ना चाहिए, संघात्मक संघात्मक और समाजवाद शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन इन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में शब्द जोड़ने की सिफारिश किसने की और किस शब्द की। तो ध्यान रखना, HV कामत ने तो कहा था ईश्वर शब्द जोड़ो, इसके अंदर नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सभी ही एक प्रकार से आस्तिक को ईश्वर को माने। वहीं आप देखोगे सिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि इसके अंदर महात्मा गांधी शब्द जोड़ो, इसको भी नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जरूरी नहीं सभी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हो। उसके बाद में रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा इसके अंदर देवी शब्द जोड़ो, जब ईश्वर की बात आई तो देवी की, लेकिन जरूरी नहीं कि माना जाए। उसके बाद में ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा इसके अंदर पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ो, लेकिन नहीं माना गया। उसके बाद में हसरत मोहानी ने कहा कि इसके अंदर संघात्मक और समाजवाद शब्दों को जोड़ो, इसको भी नहीं माना गया। कहने का लो इन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन इनको माना नहीं गया था। गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बस क्वेश्चन ये बन सकता है किसने किसकी डिमांड की थी, सिफारिश की थी, मांग की थी संविधान सभा में। ये संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि ये शब्द जोड़े जाए, लेकिन नहीं जोड़ा गया। जोड़ा गया हम भारत के लोग, वी आर द पीपल।
ठीक है ना साथियों, जो कि आज हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इन 5 को नोट कर लेना साथियों। अब देखो आगे, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व या भाग, प्रस्तावना के भाग या कितने तत्व है उसके अंदर, ये देख सकते हैं हम। तो ध्यान देना साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो स्रोत, दूसरा हम देखेंगे कि शासन के स्वरूप, राज्य की प्रकृति, उसके बाद में हम देखेंगे जो कि उद्देश्य या लक्ष्य, और उसके बाद में हम देखेंगे जो कि तिथि, और उसके बाद में स्वीकृति, उसके बाद में स्वीकृति। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो है स्रोत, कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या होगा, संप्रभुता किसमें होगी, सर्वोच्च कौन होगा। उसके बाद में स्वरूप, स्वरूप या प्रकृति भी कह सकते हो, इस शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, राज्य भारत की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान देना। नंबर 2, वहीं तीसरा आप देखोगे कि उद्देश्य, लक्ष्य क्या होंगे, मकसद क्या होगा, उद्देश्य, उद्देश्य या आप कह सकते हो लक्ष्य। उसके बाद में आप देख सकते हो नंबर 4, तिथि, और उसके बाद में स्वीकृति, स्वीकृति, ये आपको ध्यान में रखनी है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे स्रोत कौन होगी, जनता, भारत की जनता या भारत के लोग, सर्वोच्च वही होंगे। ठीक है ना, कौन होंगे, भारत की जनता, सर्वोच्च संप्रभुता उन्हीं में निहित होगी, हम भारत के लोग। स्रोत कौन है, भारत की जनता, सर्वोच्च कौन है, भारत की जनता। ये ध्यान देना है साथियों, यहाँ पे भारत के लोग या भारत की जनता स्रोत होंगे। ठीक है, उसके बाद में स्वरूप कैसा होगा, तो गौर करना, यहाँ पे सबसे पहले तो स्वरूप बना दिया गया इसका समाजवादी, जो कि समाजवादी। दूसरा आप देखोगे पंथ निरपेक्ष, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष होगा। वहीं तीसरा बना दिया गया लोक तंत्रात्मक, कि यहाँ पे जनता का जनता और जनता के लिए शासन होगा। और नंबर 4 बना दिया गया गणतंत्र या गणराज्य, लोकतंत्र गणराज्य कह सकते हो, गणराज्य एक ही बात है। यहाँ पे आप संपूर्ण प्रभुत्व भी कह सकते हो, जनता का संपूर्ण प्रभुत्व होगा। समाजवादी होगा क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के उत्पादन और वितरण के साधन पे राज्य का, संपूर्ण समाज का अधिकार होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, सभी धर्म सम्मान होंगे, राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, धर्म थोपेगा नहीं किसी के ऊपर। ये मानो किसी धर्म को मान सकते हो आप, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद में लोकतंत्रात्मक, यहाँ जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होगा, लोकतंत्र होगा यहाँ पे, डेमोक्रेसी। वहीं गणतंत्र रिपब्लिक गणराज्य, जो कि आप देखोगे यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। ठीक है ना, क्या होगा, निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वर्तमान में हम देख रहे हैं अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं प्रति 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, तो कहने का लो ये 4 स्वरूप या प्रकृति यहाँ की शासन व्यवस्था की या भारत राज्य की प्रकृति कह सकते हो। यहाँ पे एक और जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, संपूर्ण प्रभुत्व है, एक ही बात है। ठीक है ना, उसके बाद में उद्देश्य, यहाँ पे आप देखोगे पहला उद्देश्य है सभी को न्याय मिलेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद में नंबर 2 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होगी, सभी को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और तीसरा आप देखोगे जो कि क्या, समता या समानता, एक ही बात है, यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी,
आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा और यहाँ पे आपको अवसर मौके मिलेंगे, अवसर की समानता होगी। वहीं आप देखोगे नंबर 4 जो कि बंधुत्व है, बंधुत्व या भाईचारा, ये 4 उद्देश्य या लक्ष्य तय किए गए थे। ध्यान देना, सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुत्व। ये चारों शब्द क्रम से भी याद कर लेना। ये उद्देश्य गिनाई गए हैं, ये लक्ष्य तय किए गए हैं इस प्रस्तावना के अंदर। उसके बाद में तिथि क्या होगी, तो ध्यान देना, तिथि होगी 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष क्या होगी, शुक्ल सप्तमी होगी और विक्रम संवत होगी 2006। तो ये होगी तिथि। उसके बाद में इसको क्या जाएगा, अंगीकृत, उसके बाद में अधिनियमित, अधिनियमित और उसके बाद में आत्मार्पित। गौर करना साथियों, ये शब्द भी क्रम से है, कई बार इसको लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। अंगीकृत, उसको अंग बना लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया हमने भारत के संविधान को, क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, अंग बना लिया। उसके बाद में अधिनियमित, उसे लागू कर दिया, उसके अधीन हो गए, संविधान को लागू कर दिया गया या ये मानो उसके हम अधीन हो गए। उसके बाद में आत्मा अर्पित, आत्मा से अर्पित कर लिया, स्वयं को सौंप दिया, संविधान अपनी आत्मा से अर्पित कर लिया, स्वयं को सौंप दिया गया, एक प्रकार से संविधान के अधीन हो गए, संविधान को स्वीकार कर लिया, संविधान को स्वीकार कर लिया, संविधान के अधीन हो गए और उसके बाद में संविधान को एक प्रकार से आत्मा से अर्पित कर लिया, स्वयं को संविधान सौंप दिया, स्वयं को संविधान सौंप दिया। ये 3 शब्द भी आपको याद रखने हैं साथियों। और ये डेट वैसे देखा जाए तो प्रस्तावना इसके अंदर पूरी आ गई है, ये प्रस्तावना के तत्व है, चाहे वो स्रोत हो, भारत की जनता, भारत के लोग। वहीं स्वरूपिया प्रकृति देख लो, संपूर्ण प्रभुत्व कह दो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वहीं उद्देश्य या लक्ष्य क्या होंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तिथि होगी 26 नवंबर 1949। स्वीकृति होगी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इन तीनों शब्दों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों, ठीक है ना। आप देखोगे यहां पर प्रस्तावना के अंदर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी समाहित किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है। ध्यान रखना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, अखंडता शब्द पहले नहीं था, जो कि 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं आप देखोगे 16वां संविधान संशोधन, वो भी अखंडता शब्द अनुच्छेद 19 के अंदर जो निर्बंधन है ना, उसके अंदर 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) में जोड़ेगा। वहीं अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 जो शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप है ना, वहां पर भी अखंडता शब्द जोड़ा जाएगा। किसके द्वारा, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। इसलिए इसे आप तैयार कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रस्तावना, प्रस्तावना से संबंधित विवाद, विवाद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर के कौन कौन से विवाद हुए थे, मैंने पहले भी कह दिया, ये न्याय और वाद योग्य नहीं है, ठीक है ना। इसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण में आता है वह बैरूबारी, बैरूबारी विवाद कब हुआ, 1960, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। गौर करना, बैरूबारी विवाद 1960, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता,
ठीक है ना। तो इसलिए, और उसके बाद में नंबर 2 आप देखोगे केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, उसका हिस्सा है, उसकी आंख है। संसद उसमें संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं करेगी। ये दो महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे विवाद हैं जिनके अंदर प्रस्तावना का कहीं ना कहीं जिक्र आता है, जो कि मदन गोपाल जो विवाद हुआ था, मदन गोपाल जो विवाद हुआ था 1957, उससे भी संबंधित है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान विवाद है, उससे भी संबंधित है। वहीं आगे चल करके एसआर बॉम्बे विवाद है, वो भी इसी से संबंधित है। वहीं LIC उपभोक्ता विवाद है 1995 में, उसमें भी कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा है। लेकिन आपको केवल ये दो तैयार करने हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। इसमें तो कहा था प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, और इसमें कह दिया कि अंग है। ध्यान रखना, संसद परिवर्तन कर सकती है, संसद परिवर्तन या संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं करेगी। ठीक है ना साथियों, इस बात के ऊपर गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों विवाद जिनको लेकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रस्तावना, मैंने कह दिया कि प्रस्तावना से जुड़े हुए और बहुत विवाद है, उनके ऊपर हमें नहीं जाना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना साथियों, अब बात करते हैं कि प्रस्तावना कैसी है। एक एक शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं, वो शब्द से क्रम से आप देख लेना। क्वेश्चन हमने कर लिए, जो कि आपने देखा प्रस्तावना जो 13.46 को 10 प्रस्ताव उसी का रूप उद्देशिका कहा जाता है। फिर आपने देखा था इसको अंतिम रूप से कब स्वीकार किया, लागू कब हुई, इसका स्रोत कौन है। उसके बाद में इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद में आपने देखा जो कि प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे, अब तक एक बार संशोधन हुआ है 42वें के द्वारा। धारा याद रख लेना, धारा 2 के द्वारा, और 3 नए शब्द जोड़े गए। अब कितने हैं, अब शब्द गौर करना, जो कि 85 + 3 = 88 शब्द है। आप गिनोगे तो जो कि अब कितने शब्द है, 88 शब्द है इसके अंदर। ठीक है ना, संघीय और संसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इसके अंदर। आगे देखो साथियों, जो कि प्रस्ताव ने बाहर शब्द का 2 बार प्रयोग और सभी एक एक बार, गौर कर लेना, एक एक बार। उसके बाद में प्रस्तावना में 3 न्यायिक क्रम से आप देख रहे हो, प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं क्रम से आप देख रहे हो, प्रस्तावना में 2 समता या समानता आप देख रहे हो क्रम से। उसके बाद में आगे देखो, जो कि प्रस्तावना में शब्द जोड़ने की सिफारिश की गई थी, जो कि HV कामत ने ईश्वर शब्द के लिए कहा था लेकिन नहीं जोड़ा गया। सिब्बल लाल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द के लिए कहा था, नहीं जोड़ा गया। जबकि रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकते इससे, नोट कर लेना। ये केवल सिफारिश से थी, डिमांड की थी, संविधान सभा में प्रस्ताव रखे थे लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद में ब्रजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्षता शब्द के लिए कहा था। वहीं हसरत मोहानी, कौन, जिसने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे, प्रेजेंट थे लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए। उसके बाद में संघात्मक और समाजवाद के लिए कहा था। परिभाषा मैंने बताई थी आपको, के मुंशी की हो, चाहे ठाकुरदास भार्गव की हो, चाहे आप कहोगे अर्नेस्ट बारकर की हो, N.A. पालकी वाला की हो, आप देखो ये परिभाषाएं भी तैयार कर लेना। उसके बाद में प्रस्तावना के तत्व है, जो कि स्रोत कौन होगी, भारत की जनता, भारत के लोग। स्वरूप क्या होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। उद्देश्य क्या होगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देना पूरे भारत के अंदर, ये उसका उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद में तिथि, और उसके बाद में स्वीकृति, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, स्वीकार कर लिया
उसके अधीन हो गए और उस स्वयं को संविधान सौंप दिया। ठीक है, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। प्रस्तावना से संबंधित विवाद, मैंने कहा बैरूबारी विवाद 1960 में हुआ था, जो कि केशवानंद भारती विवाद 1973, इसने अंग माना, इसने नहीं माना। वैसे विवाद और भी बहुत सारे हैं साथियों, उनको आप देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इनमें से आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम देखेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कि उद्देशिका या आप कह सकते हो प्रस्तावना, एक ही बात है। अब देखो कैसी है हमारी प्रस्तावना, जो विश्व की सबसे सुंदर प्रस्तावना मानी जाती है। ठीक है ना। आप देखोगे इसके अंदर एक एक शब्द तैयार करना है। हम भारत के लोग, केवल हम भारत के लोग, कोई विदेशी नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, गौर करना यहाँ पे लोग और नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार साथियों कि लोग और नागरिक दोनों, हाँ जी, लोग और नागरिक दोनों शब्द है। उसके बाद में देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि कितने न्याय, तीन, एक, दो और तीन। वहीं आप देखोगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितनी, पांच। एक विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथी धर्म की और पांचवी उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ प्रतिष्ठा एक और अवसर दो, दो समता या समानता दी गई है या गिनाई गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब के में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तीन शब्द जो कि आप देखोगे, तीन शब्द कौन से, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ये तीन नए शब्द जोड़े गए थे। ध्यान देना, ये तीन नए शब्द 42वें संशोधन के द्वारा, और यही क्रम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अंतिम अवधारणा, बंधुता शब्द है, बंधुत्व नहीं है, भ्रातृत्व नहीं है, भाईचारा नहीं है। उसके बाद में बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब देखो यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हमारे हिंदू विधान के अनुसार विक्रम संवत के अनुसार कौन सी तिथि थी, तो गौर करना मिति मार्गशीर्ष, कौन सा महीना था, मार्गशीर्ष का, मिंगसर जो अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, और शुक्ला कहने का लो चानन पक्ष की, शुक्ल पक्ष की क्या थी, सप्तमी, सात्यु थी उस दिन। ठीक है ना। और संवत कौन सी थी, 2006, और वो भी कौन सी, विक्रमी। ठीक है। आगे देखो, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्रम से याद कर लेना, तीनों शब्द जो कि इसको अंगीकृत करते हैं, इसको अंग बनाते हैं, स्वीकार करते हैं, अधिनियमित इसके अधीन होते हैं, इन नियमों को मानेंगे, इसको हम लागू कर रहे हैं, और उसके बाद में आत्मार्पित, आत्मा से स्वीकार कर रहे हैं। एक प्रकार से ये मानो कि इसको हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं को सौंप रहे हैं, स्वयं को संविधान सौंप रहे हैं। तो ये शब्द भी और ये क्रम तो जरूर ध्यान रखना, न्याय,
स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। ये ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है ना साथियों, ये आपके सामने भारत का जो संविधान है उसकी उद्देश्य का प्रस्तावना, जिसमें भारत शब्द ये देखो एक बार और ये देखो दो बार, इसके अलावा सभी एक एक बार है। अच्छी तरीके से गौर कर लेना, इसको उतार लेना, ध्यान देना। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा इससे पूछा जा सकता है। बंधुता को लेकर के पूछा गया था कि व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के बीच सामंजस्य कौन करता है? बंधुता करता है। अंतिम अवधारणा, क्योंकि इसके बाद में तो डेट रह गई है, यहां गौर करना, व्यक्ति की गरिमा पहले है और राष्ट्र की एकता और अखंडता बाद में है। ठीक है ना साथियों, ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रम्बल, जिससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट आज मैंने आपके साथ साझा किए हैं। पूरी उम्मीद है, आशा भी करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि प्रस्तावना से जुड़े वैसे तो और बड़ी आप देखोगे कई किताबों में और ज्यादा अध्ययन सामग्री दे रखी है, लेकिन वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं आए। हमें तो वो देखने हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से तैयार करना है साथियों। ठीक है ना, समझ गए? तो इसलिए प्रस्तावना को इतना तैयार कर लेते हो, मैं वादा करता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।